निखिल जी, बहन अंजू वारियर जी को ये किस बहन की आवाज आ रही है? अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लें। बहन जी आप म्यूट कर लें। सभी को नमस्कार। आज की गाजियाबाद महिला सम्मेलन में सभी गाजियाबाद की बहनों को बहुत बहुत नमन करती हूँ। गाजियाबाद की एक रैली जो हमारे द्वारा की जा रही है भाजपा द्वारा, देखिए निखिल जी एक बार देखिए किसी का म्यूट रह रहा है, नहीं है अभी। बहन जी किसी के पीछे से म्यूजिक आ रहा है, प्लीज आप या तो खुद म्यूट कर लीजिए। सबका लगाओ, स्क्रीन वो मत लगाओ। बोलिए बहन जी, बोलिए आप। भाई साहब अनम्यूट कर दिया आपको। अंजू जी शुरू करिए, फोन करेंगे कार्यक्रम। अनीता जी भाई साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आप शुरू करिए। जी जी। आज के इस सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अंजू वारियर जी और गाजियाबाद की सभी बहनों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए मोदी सरकार के 1 साल शानदार पूर्ण होने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संगठन ने मुझे इसका दायित्व सौंपा है, संगठन का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सभी बहनों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी ने बहनों का बहुत साथ दिया है, सहयोग किया है, किसी भी कार्य के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया है, उनका भी बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहनों, इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े हो, आप सब देख रहे हो कि हमें किस प्रकार के इन सरकार ने कार्य किए हैं और उन कार्यों के बारे में आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी का संबोधन होगा और आप सभी बहनों को ध्यान से सुनना होगा। आप सभी बहनें अपने फोन को म्यूट रखें, अनम्यूट बिल्कुल ना करें। जिसका नाम लिया जाए तभी अनम्यूट करें, वरना आपको सुनना है। अभी आपको मैं आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। हालांकि उनका जीवन परिचय उजाले में दीपक जलाने की तरह है कि हम उजाले में दीपक दिखा रहे हैं, उससे सब परिचित हैं, लेकिन मैं थोड़ा परिचय संक्षिप्त में देना चाहूंगी। 20 सितंबर 1959 को उनका जन्म राजस्थान में हुआ और स्वयं सेवक संघ के रूप में उन्होंने कार्य किया। परिवार से ही स्वयं सेवक संघ रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा कोटपुतली में सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। जयपुर के हॉस्टल में उन्होंने रह के शिक्षा प्राप्त की और वहीं से ही उनका मार्गदर्शन, वहीं से ही पता चल गया था कि किस तरह का नेतृत्व इनका वहीं से नजर आने लगा था। उच्च शिक्षा इनकी जयपुर में हुई। शुरुआत से संघ परिवार में रहे। वर्तमान में प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर रहते हुए पूरी निष्ठा और मेहनत से अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने का कद बहुत बड़ा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने काम करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे रखा है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व जीत प्राप्त दिलाई है। आपने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है और किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं किया है और सभी का साथ दिया है। आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
गाजियाबाद महिला मोर्चा आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है और सभी महानगर की बहनें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और इस सम्मेलन में बहुत उत्साह के साथ जुड़ी हुई हैं कि आज आपका संबोधन होगा। आपको सुनने के लिए बहनें परसों से ही तैयारी में लगी हुई हैं कि हमें माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन बंसल जी को सुनना है। तो मैं इतना कहती हूँ कि भाई साहब, महिला मोर्चा जिस तरह काम कर रहा है हमेशा उससे ज्यादा काम करके आपको दिखाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ और हमेशा जो भी काम महिला मोर्चा को दिया जाएगा वो उसको पूरा करेंगी और कोई गलती किसी तरह की हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आगे अब मैं प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गाजियाबाद जिले के जिला अध्यक्ष दिनेश जी, महानगर के अध्यक्ष संजीव जी, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अंजू जी, गाजियाबाद की हमारी जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा जी, आरती जी और यहाँ पर उपस्थित सभी महिला मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता बंधु। थोड़ा अनीता जी ने मेरा ज्यादा ही परिचय कराया है, कहाँ से इतना विस्तार से उन्होंने मेरा परिचय लिया मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। हम सबको जानकारी है कि पिछले कई दिनों से हम सब लोग अलग अलग प्रकार के कामों में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल 5 तारीख से सभी मोर्चों के जिला स्तर पर सम्मेलन प्रारंभ किए हैं। कल 5 तारीख को भी सभी मोर्चों के 64 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए। आज भी और 10 तारीख तक ऐसे 395 सम्मेलन होने वाले हैं। हम अभी तक सम्मेलन करते आए हैं लेकिन सारे सम्मेलन ऑन ग्राउंड पर हम लोगों ने किए हैं। समाज के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, सबको कार्यक्रम में लेकर के आना, मंच माइक की व्यवस्था करना। लेकिन शायद ये पहली बार होगा कि ऑन ग्राउंड के बजाय एक डिजिटल स्पेस में हम पहली बार इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आज गाजियाबाद महानगर और जिले की दोनों इकाइयों के 222 महिलाएं इस समय इस डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हुई हैं। तो इसका अर्थ है कि भारत में अगर महिलाएं इतनी टेक्नोलॉजिकल डिजिटल फ्रेंडली हैं तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों के अंदर भारत सुपर पावर बनने वाला है। कई कार्यक्रमों को मैंने देखा है, आज सभी जगह पर 100, 150, 200 संख्या, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा या हमारा ओबीसी, किसान, एससी, सभी में इस प्रकार से सम्मेलन में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा, वार्ता, संवाद के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी हमारा एक विशेष अवसर है। 30 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो 30 मई से लेकर 23 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रकार के ऐसे ही कार्यक्रमों की योजना बनाई है। उस दृष्टि से आज हमारा ये गाजियाबाद का महिला सम्मेलन है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने और समाज के सभी लोगों ने पिछले 60-70 दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को अदा किया है। हम सबको मालूम है पूरी दुनिया इस समय कोरोना की महामारी से पीड़ित है। ये एक वैश्विक महामारी जिसके कारण से आज दुनिया के 65 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हमसे भी ज्यादा जो बड़े विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, आज उनकी स्थिति हमसे ज्यादा खराब है। आज अगर भारत बच पाया है, भारत में भी आज 2-2.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव अभी हैं। लेकिन हम कल्पना करें कि आज से 60-70 दिन पहले अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए होते तो शायद आज भारत की स्थिति क्या होती। हमारे यहाँ पर भी पता नहीं कितने लाखों लोग इस कोरोना की महामारी से पीड़ित होते। लेकिन अगर आज हम देख रहे हैं कि भारत को एक बहुत बड़ा बचाने में सही समय पर लिए गए सही निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है। हर देश आज भारत की तारीफ कर रहा है कि भारत ने जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई लड़ी, शायद वो देश भी अगर ऐसा विचार करते तो वो भी अपने देश में इस बीमारी से बचा पाते। आज इन 60-70 दिनों के बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे कम दुनिया की आबादी की तुलना में भारत की आबादी 130 करोड़ है।
फिर भी कोरोना का 60% कम प्रभाव आज भारत के अंदर है। अगर हम देखें कोरोना के कारण से जिन लोगों की डेथ हो रही है भारत में, अगर देखते हैं तो 0.03% कोरोना के कारण से हमारा डेथ रेशियो है। ठीक होने वालों का प्रतिशत देखें तो रिकवरी रेट आज भारत में 43% है कि जो कोरोना के मरीज हैं, ऐसे 43% मरीज ठीक होकर के वापस अपने घर पर जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया उस समय कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे कि लॉकडाउन थोड़ा जल्दीबाजी में किया गया, थोड़ा तैयारी के बाद करना चाहिए था, लोगों को अपने घर पर पहुंचने का एक अवसर देना चाहिए था। ऐसे कई प्रकार की टीका टिप्पणियां लोगों ने की। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं अगर उस समय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को लॉकडाउन नहीं किया होता, उस समय तक भारत में क्या स्थिति थी, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश की क्या तैयारी थी, क्योंकि ये महामारी पहली बार आई है, इसलिए इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलाइजेशन है ही नहीं भारत में। इसलिए लॉकडाउन ही एक उपाय था कि लोग अपने घर में अगर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम सब अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन इन पिछले 60-70 दिनों में अगर हम देखें तो पहले भारत में एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज भारत के अंदर 720 कोविड हॉस्पिटल इन 60 दिनों में तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के भी हर जिले में एक कोविड हॉस्पिटल है। भारत में पहले एक भी लैब नहीं थी जहां कोरोना का टेस्ट हो सके। आज भारत के अंदर 600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हैं और पर डे हमारे देश में ही हम 3 लाख लोगों के टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 26 टेस्टिंग लैब हैं जिनके माध्यम से पर डे अभी 15,000 लोगों का टेस्ट करना प्रारंभ हुआ है। जब ये कोरोना की महामारी आई तो हमने मास्क लगाना जानते थे, न हमारे यहाँ पर मास्क मिलते थे, न कोई पीपी किट हमारे यहाँ तैयार होती थी। मास्क हमारे यहाँ केवल ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स यूज किया करते थे। लेकिन मास लेवल पर इन मास्क का प्रोडक्शन हो चाहे पीपी किट हो, आज भारत पर डे 3 लाख से ज्यादा पीपी किट का निर्माण भी कर रहा है, N95 मास्क का बना रहा है। इन 60-70 दिनों में इस कोरोना से लड़ने की एक व्यापक तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने देश ने की है, जिसके कारण से आज हम इस लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ पा रहे हैं। आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश के, आप तो गाजियाबाद में, उस समय क्या हाल होगा जब दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजियाबाद के बॉर्डर पर हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। कैसे उन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों में बैठा बैठा कर घर पर पहुंचाने का काम किया, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उस समय वो अपनों के बीच में रहे, अपने घर पर रहे, अपने लोगों के साथ में रहे। तो ये सारे प्रवासी, श्रमिक, मजदूर सब अपने घर पर जाना चाहते थे। बसों से पहुंचाया गया। पूरे देश के अंदर 5,000 से ज्यादा ट्रेनों से लाखों लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जिस भी प्रदेश के थे, कहीं भी थे, भारतीय रेलवे ने उनको पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में ही पिछले 15-20 दिनों के अंदर लगभग 1,500 ट्रेनें आई हैं और 30 लाख श्रमिक मजदूर वापस अपने घरों पर लौट करके आए हैं। इन सबको अपने घरों पर सुरक्षित पहुंचाने का काम हमारी केंद्र सरकार ने भी किया, हमारी प्रदेश सरकार ने भी किया है। यानी कोरोना की लड़ाई में अगर हम देखें तो चाहे केंद्र सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार है, या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समाज के जितने भी संगठन हैं, उन सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं तो सामान्यतः हमारे बारे में टिप्पणी की जाती है। लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल के लोग तो चुनाव लड़ने के लिए ही केवल आते हैं या वोट मांगने के लिए हमारे बीच में आते हैं। लेकिन हम सब ने देखा है कि इस समय अगर ऑन ग्राउंड पर इस कोरोना की लड़ाई में लोगों को भोजन पहुंचाने का काम, लोगों को राशन देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ लोगों को पिछले 60 दिन के अंदर उनके घर पर पहुंचाने का काम हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 40 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को राशन देने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। पीएम केयर फंड में आह्वान किया गया कि समाज का हर व्यक्ति पीएम केयर फंड में सहयोग करे, तो 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया लेकर के समाज के लाखों लोगों ने पीएम केयर फंड में अपना आर्थिक सहयोग भी दिया है। हमने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने घर पर मास्क बनाइए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से लेकर समाज की हमारी कितनी मातृशक्ति ने घर पर ही मास्क बना बनाकर लोगों को बांटने का काम किया।
अकेले उत्तर प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा मास्क हमारे कार्यकर्ताओं ने बांटने का काम किया है। केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, मैं मानता हूं केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ बीजेपी संगठन के साथ साथ समाज की एक बहुत बड़ी ताकत भी हमारे साथ जुड़ी है। हम अपने आसपास में देखे कितने ही लोग थे जो अपने घरों से रोजाना कुछ ना कुछ बना करके लेकर के निकलते थे, अपने आसपास के जरूरतमंद व्यक्ति को पहुंचाने का काम करते थे। जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन पहुंचाने का काम किया, राशन नहीं है तो राशन पहुंचाने का काम किया। सबकी चिंता करने का काम पूरे समाज की शक्ति ने लड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि आज भारत इन 60 दिनों के बाद इस कोरोना जैसी महामारी से निकलकर एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारी समाज की शक्ति को जाता है। आप कल्पना करिए अगर भारत का समाज ऐसा नहीं होता, अगर भारत का समाज इंडिविजुअल होता, हम सब केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो शायद आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन हम सब ने जो हमारे दर्शन में, हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हम सब ने वही एक परिचय दिया है जो अपने पूर्वजों से हमको संस्कार मिले कि सबकी चिंता करना है। हम तो उस दर्शन को, उस संस्कार को, उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जिसमें एक सामान्य जीव की भी चिंता की जाती है। हम चींटी को भी आटा डालने का काम करते हैं, हर पशु पक्षी को पानी और दाना डालने का काम करते हैं। हमारा विचार वो है, हमारा चिंतन वो है। इसलिए पूरे सभी भारतीयों ने इस विपदा के अवसर पर भी सभी समाज के लोगों ने, संगठनों ने भी एक बहुत बड़ा सेवा के और राहत के काम किए हैं। मैं सबसे पहले ऐसे उन सभी वास्तव में जो कोरोना योद्धा की तरह उन्होंने काम किया है। डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाने का काम किया, पुलिस ने सड़क पर खड़े होकर के लोगों को लॉकडाउन का पालन करना सिखाया, सफाई कर्मियों ने हमारे घर के बाहर मोहल्ले में आकर सफाई करने का काम किया। वो वास्तव में एक्चुअल में कोरोना योद्धा हैं। लेकिन ऐसे समाज के लिए निकलकर अपने घर से बाहर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता और ऐसे समाज सेवी भी वास्तव में कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि ऐसे समय पर उन्होंने अपनी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा किया है। आप सभी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता या महिलाएं भी पिछले 60-70 दिन में आप सबकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घर में रहना, परिवार की संभाल करना, वो हमारा मूल काम हम करते ही है, लेकिन विशेष रूप से इस लॉकडाउन में परिवार के स्वास्थ्य से लेकर पूरे परिवार को संभालने तक का काम आपने किया है। कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपने घर से भोजन बना बना करके भेजा है, रोजाना 5 भोजन के पैकेट बना करके वो भेजती थी। कितने ही हमारी कार्यकर्ताओं ने घरों पर अपने हाथों से मास्क बनाकर लोगों को मास्क बांटने का काम किया है। तो आप सब ने भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस लड़ाई में अर्जित की है, इसलिए आप सबको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हम सब कार्यकर्ता जो 1 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा अगर माननीय मोदी जी की करें, तो यह 1 वर्ष जो हमारा गया है, वास्तव में यह 1 वर्ष पूरे दुनिया के इतिहास में लिखा जाने वाला वर्ष है। जिन बातों को लेकर कभी हम सोचते थे कि ये बातें कब पूरी होंगी, कब ये सारे मुद्दे हमारे सामने, अपनी आंखों के सामने हम पूरा होते हुए देखेंगे। बचपन से जिस कश्मीर की बात हम कहते आए हैं, कश्मीर को लेकर जो नारे हम लगाते आए थे, लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले 1 साल में पहली बार कश्मीर में धारा 370 हटाकर कश्मीर का पूर्ण विलय करने का काम इस 1 साल के अंदर हुआ है। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लोग बड़े बड़े कयास लगाते थे कि कैसे कश्मीर में 370 समाप्त होगी, कैसे 35A समाप्त होगा, लेकिन हम सब ने देखा अपनी आंखों के सामने कि एक दिन पार्लियामेंट में बिल आता है और पूरे देश में धारा 370 कश्मीर में समाप्त हो जाती है। कश्मीर में अलगाववाद की भावना हो, चाहे आतंकवाद समाप्त करने का प्रयास हो, कितने ही निर्दोष लोग अभी तक मारे गए होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। कश्मीर की लड़ाई में कितने निर्दोष नागरिक मारे गए होंगे। 20,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिक अभी कश्मीर में मारे जा चुके हैं। 5,000 से ज्यादा हमारे सीमा के सुरक्षा बल के जवान मारे जा चुके हैं। ऐसे उस कश्मीर का पूरी तरह से विलय करने के लिए धारा 370 हटाने का, 35A हटाने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने यह काम इसी 1 वर्ष में करके दिखाया है। हम जिस बात को लेकर के चर्चा करते आए हैं कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बने, 500 साल तक राम जन्मभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष चलता रहा। कितने संतों ने बलिदान दिया होगा, कितने भगवान श्री राम को मानने वाले उनके अनुयायियों ने बलिदान दिया होगा। वर्षों से जन जागरण चल रहा है, 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं। शिला पूजन, ज्योति पूजन, कार सेवा, ये वो, पूरी भारत चलो अयोध्या के नारे से, जय श्री राम का नारा लगाकर
एक संकल्प के साथ जी रही थी एक पीढ़ी कि कब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। हमने इसी एक साल के अंदर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम वहां पर प्रारंभ हो गया है। आने वाले कुछ वर्षों में भगवान की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर देखने को हमको मिलेगा। 3 तलाक का एक कानून बनाने का काम भी किया। अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को कैसे इस कुप्रथा से मुक्ति मिले, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का कानून भी इसी 1 वर्ष के अंदर बनाया। धारा 370 जैसे हटी, उसी प्रकार से 1947 में देश के विभाजन के बाद जो ऐसे अल्पसंख्यक समाज के जो पाकिस्तान में लोग थे, हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, बौद्ध, जैन, ऐसे उस समय जो वहां प्रताड़ित लोग हो रहे थे, जो शरणार्थी बनकर के भारत में आए, चाहे पूर्वी पाकिस्तान से आए, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान से आए, ऐसे सभी उन शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून भी इसी 1 साल के अंदर पास हुआ है। यानी यह 1 वर्ष वास्तव में भारत की कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला वर्ष है, ऐतिहासिक निर्णय करने वाला वर्ष है, जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला यह वर्ष है। ऐसे कई प्रकार के ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी 1 साल के अंदर किए हैं। बहुत सारी उपलब्धियां मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है आप सबको जानकारी, लेकिन प्रमुख रूप से 4-5 1 साल की हमारी उपलब्धियां हम सबके सामने हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है और पैकेज के साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर अब यह भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कोरोना हमारे लिए एक आपदा नहीं है, हमने इस आपदा को भी अपने लिए एक अवसर में हम बदलना चाहते हैं। वो चुनौती उन्होंने स्वीकार करते हुए इस आपदा को एक अवसर में बदलने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान भी शुरू किया है और उसकी शुरुआत उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज से की है। ये आत्मनिर्भर भारत आखिर है क्या? आज से कुछ सैकड़ों साल पहले का भारत उठा करके आप देखिए। हम सब सुनते आए कि भारत कभी विश्व गुरु था, हम सुनते आए हैं ये शब्द कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत कभी इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, लोग हमारे यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आया करते थे। भारत वो केंद्र था जहां पर एक छोटी सी चीज से लेकर बड़े बड़े जहाज का निर्माण भी भारत में हुआ करता था। यानी कौन सी ऐसी चीज नहीं, अगर हम अपने वेद पुराणों को उठा करके देखें तो आज जितने आविष्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सारे आविष्कारों का कुछ मूलभूत बातें हमारे वेद और पुराणों के अंदर दिखाई देती है। यानी हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने इन सभी चीजों के बारे में, यानी भारत में जिन बातों को आज हम अपनी संस्कृति के आधार पर विचार करते हैं, लेकिन किसी जमाने में हमारे ऋषियों ने वो विज्ञान के रूप में ही शुरुआत की होगी। यानी भारत वो देश था जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारी मलमल भारत में ऐसी बनती थी, वो अंगूठी से पास हो जाती थी। शिवाजी जब युद्ध लड़ते थे तो उनके पास बड़े बड़े युद्ध पोत हुआ करते थे, बड़ी बड़ी तोपें हमारे लोगों के पास में हुआ करती थी। यानी हमारे अपने इतिहास को देखने पर ध्यान में आता है कि भारत कहीं पर भी किसी प्रकार से अविकसित नहीं था। हर जगह पर हर प्रकार की उत्पादन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी। हमारे ही अपने लोग उस प्रकार के स्किल्ड थे, कुशल थे। हर गांव मोहल्ले में लोग अपने ही स्वयं का उत्पादन करते थे, जिसके आधार पर भारत यह आत्मनिर्भर भारत था। हर परिवार आत्मनिर्भर था, हर गांव आत्मनिर्भर था, हर जिला आत्मनिर्भर था। इस आत्मनिर्भरता के कारण से भारत किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं था। आज उसी प्रकार का फिर से एक भारत बनाने का आह्वान कि हर चीज का उत्पादन अब हम भारत में ही करें और धीरे धीरे जिसको हम स्वदेशी की बात कहते हैं, ऐसा एक स्वदेशी का अभियान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में उन्होंने कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। विशेष रूप से अगर उसका फोकस अगर हम देखेंगे तो 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों के लिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश गांव प्रधान देश है। 70% आबादी आज भी भारत की जिनका रोजगार कृषि से जुड़ा हुआ है या गांव के अंदर ही रहते हैं। इसलिए 20 लाख करोड़ में आधे से ज्यादा व्यवस्था गांवों के लिए की गई है, किसानों के लिए की गई है। कृषि के क्षेत्र के लिए कैसे नए नए क्षेत्रों में हम जाकर के किसानों की आय दुगनी हो सकती है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हमारे इस देश के कुटीर उद्योगों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, लघु उद्योगों के लिए कई प्रकार की घोषणा की, जिसके कारण से आने वाले दिनों के अंदर हर गांव के अंदर इस प्रकार के हम छोटे छोटे कामों के माध्यम से, हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है। आज भी आप देखिए कि भारत के अंदर कितने ही प्रकार के लोग हैं,
मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ, आप सबके यहाँ भी एक जुगाड़ चलता होगा। हम सब सुनते हैं एक जुगाड़ है, छोटा सा एक ट्रैक्टर का होता है, उस पे एक आदमी एक इंजन रख लेता है, एक ट्रॉली बना लेता है, जिसको एक गांव में जुगाड़ कहते हैं। अब ये जुगाड़ बनाने का काम किसने किया? कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं है, हमारे ही किसी गांव के व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता के आधार पर ऐसा एक जुगाड़ बना लिया जो आज हर गांव में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऐसे कितने ही सैकड़ों आविष्कार आप अपने आस पड़ोस में रोजाना देख सकते हैं, जो हमारा गांव का व्यक्ति ही अपनी आवश्यकता के आधार पर उन चीजों का निर्माण करता है। इसलिए इस आत्मनिर्भर भारत में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कृषि क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि आने वाले दिनों के अंदर भविष्य में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसके लिए होगा, चाहे डिजिटल इंडिया का हमारा जो सपना है, जिस माध्यम से मैं आज आपसे जुड़ा हूं, इस डिजिटल शिक्षा, डिजिटल के माध्यम के लिए, इसके लिए भी बहुत पैसा दिया गया है। देश के रक्षा उत्पादनों को, आज बहुत सारी रक्षा की चीजें हमको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, तो आने वाले दिनों में अपने देश की डिफेंस के लिए जो आवश्यक है वो सब भी उत्पादन हम कर सके। ऐसे 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से भारत में नीचे तक, गांव से लेकर सभी में एक नए उत्पादन का दौर प्रारंभ करने का आह्वान भी उन्होंने किया है। एक आत्मनिर्भर भारत, ग्राम आधारित हमारी जो समाज रचना थी, आप किसी एक गांव में जाकर के देखिए, आज तो गांव का स्वरूप बदल गया है, लेकिन पहले अगर हम गांव में जाते थे तो उस गांव में सभी प्रकार के लोग रहते थे। एक कुम्हार भी रहता था जो घड़े बनाकर हर घर में देता था, और गांव के सभी लोग उस कुम्हार को चिंता करते थे, उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता किया करते थे। हर गांव में इस प्रकार के कुशल कारीगर लोग हुआ करते थे, वो समाज की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और समाज उन सब की चिंता करता था। यह एक समाज आधारित गांव की रचना हमारी हुआ करती थी। हम जिस विकास के मॉडल की बात करते हैं, आज दुनिया में कई प्रकार के विकास की चर्चा होती है कि विकास का अर्थ क्या है। लोग कहते हैं, लोग बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कहते हैं, विकास की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं बड़े बड़े सड़कें बना दीजिए, छोटे छोटे फ्लाईओवर बना दीजिए, अच्छे अच्छे ब्रिज बना दीजिए, मॉल बना दीजिए, अच्छे एयरपोर्ट बना दीजिए, एयर कंडीशन ले आइए, 24 घंटे बिजली दे दीजिए। ये हमारा विकास का मॉडल नहीं है। शहरों के ही विकास को विकास मानना यह हमारी भूल है। केवल भारत में 30% शहर और कस्बा का इलाका है। हम शहरों के ही विकास को ही मानने लगते हैं कि शहरों का विकास हो गया, इसका अर्थ है देश का विकास हो गया। ऐसा नहीं, शहरों का भी विकास होना चाहिए, एयरपोर्ट भी बनने चाहिए, अच्छी अच्छी जोड़ी सड़कें बननी चाहिए, लेकिन हमारा विकास का मॉडल क्या है? जो मैंने कहा, ग्राम आधारित जिस विकास की हम बात कहते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति तक अगर माना सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास पहुंच रहा है, तो मानकर चलिए कि विकास हुआ है। हर गांव तक अगर सड़क पहुंची है तो इसका अर्थ है विकास हुआ है। हर गांव तक बिजली पहुंची है, 24 घंटे शहरों में हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन हर गांव तक बिजली भी पहुंचनी चाहिए, भले उनको 16 घंटे मिले, लेकिन हर गांव तक बिजली पहुंच गई है तो मानकर चलिए विकास हुआ है। हर गांव तक पीने के पानी की व्यवस्था है तो मानकर चलिए विकास हुआ है। हर गांव तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच गई तो मानकर चलिए विकास हुआ है। हर गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए हमने रोजगार के अवसर खड़े कर दिए तो मानकर चलिए विकास हुआ है। आज क्यों गांव के किसी व्यक्ति को पलायन करके शहर में आना पड़ता है? उसके मूल कारण में जाइए। जो लोग आज गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण रोजगार है। दूसरा कारण है बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है। तीसरा कारण है अपने माताजी पिताजी के स्वास्थ्य के कारणों से। सामान्यतः इन्हीं 3 कारणों से लोग अपना गांव छोड़ करके शहर में आ रहे हैं। अगर हम गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाओं को पहुंचा देंगे तो शायद ये गांव का व्यक्ति आकर के शहरों में फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर नहीं होगा, शहर में आकर ठेला चलाकर रोजगार करने के लिए मजबूर नहीं होगा, रिक्शा चला करके काम करने के लिए मजबूर नहीं होगा। हमारा विकास का मॉडल है कि हर गांव तक ये सारी व्यवस्थाएं पहुंचाना, ये हमारा सपना है। हमारे विकास का मॉडल ये है, शहरों का भी विकास हो लेकिन साथ साथ में हर गांव तक ये पहुंचाए। और हम देखेंगे 6 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने जितने भी प्रकार की योजनाएं बनाई है वो सब गांव आधारित है, गरीब आधारित है, किसान आधारित है, मजदूर आधारित है, महिलाओं के आधारित, इस प्रकार की समाज की सारी कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने बनाया है। अगर हम देखें पिछले कई दिनों में एक छोटा सा उदाहरण है उज्ज्वला योजना का। एक छोटी सी बात है, सारी माताएं बहनें चूल्हे में लकड़ी पर रोटियां बनाया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हर महिला को हम उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देंगे। करोड़ों लोगों तक, महिलाओं तक आज यह उज्ज्वला कनेक्शन गैस का पहुंच गया।
माताओं बहनों का स्वास्थ्य भी अच्छा है, समय भी उनको मिलता है। एक उज्ज्वला उनके घर में कैसे परिवर्तन लेकर के आती है। अभी इस आत्मनिर्भर भारत में और गरीब कल्याण पैकेज के अंदर भी माननीय मोदी जी ने 8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक का निःशुल्क गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया। 3 महीने तक उनको निःशुल्क उज्ज्वला का सिलेंडर मिलने वाला है। आप कल्पना करिए, जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कहते थे, कई लोग तो बैंक में जाने से डरते थे, आज 20 करोड़ महिलाओं के जनधन के अकाउंट हैं। 20 करोड़ महिलाओं का जनधन का अकाउंट आज पिछले 6 साल के अंदर खोला गया है। और इसी गरीब कल्याण पैकेज में, इस कोरोना के में, सभी महिलाओं के अकाउंट में 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। ये हमारे देश की ताकत है कि 20 करोड़ महिलाएं जनधन का अकाउंट आज खोलती हैं। पहले गांव के लोग, महिलाएं कहां बैंक में जाकर के अकाउंट खोलती थी, कहां बैंक में जाकर के पैसा निकालने का काम करती थी। अभी हम सब ने देखा, जब पहली किस्त 500 रुपए की महिलाओं के अकाउंट में गई, तो सबसे ज्यादा मेरे पास में कार्यालय में फीडबैक एक ही आता था, बैंकों के बाहर महिलाओं की बहुत भीड़ है भाई साहब, उसको कंट्रोल कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइए। महिलाएं सुबह से आकर वहां बैठ जाती है 500 रुपए लेने के लिए, सैकड़ों महिलाएं बैंकों पर आकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं। आज हमारे देश की महिला को एक ताकत देने का काम, जो बैंक जा रही है, अपना पैसा निकाल रही है, अपना पैसा जमा करा रही है, उसकी ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान पिछले इस आत्मनिर्भर पैकेज से माननीय मोदी जी ने किया है। बहुत सारी महिलाओं की कल्याणकारी योजनाएं मुझसे ज्यादा आप सबको मालूम होगी, जो पिछले 6 साल में माननीय मोदी जी ने हम सबको दी हैं। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं होंगी, महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी योजनाएं होंगी, महिलाएं कैसे सम्मान के साथ जीवन जी सके उसके लिए बहुत सारे काम होंगे। इन सब बातों को लेकर पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। मेरा मानना है कि इस आत्मनिर्भर भारत में हम सब महिलाओं की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की आबादी है। जिस देश में महिलाएं साक्षर नहीं हो, निरक्षर हो, जिस देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हो, जहां महिलाओं के साथ भेदभाव होता हो, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता हो, महिलाओं को अवसर ना मिले, जिस देश की आधी आबादी को अगर ऐसा होगा तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसके लिए हम सबके सामने एक चुनौती है, और आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं पहुंच रही हैं। पहले परिवार में, समाज में महिलाओं के बारे में सोचने का दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन आज समाज के अंदर दृष्टिकोण बदला है, परिवारों में भी दृष्टिकोण बदला है। महिलाओं को शिक्षा का परिवार में भी, मैं राजस्थान के एक जिले को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू। मैं जब वहां विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मैं प्रवास पर जाता था, तो मुझे आश्चर्य होता था, उस छोटे से ग्रामीण जिले के अंदर हर गांव के अंदर महिलाओं का स्कूल दिखाई देता था। हर गांव के अंदर महिलाओं का स्कूल है, सब बच्चियां पढ़ने के लिए जाती थी। बहुत पिछड़ा हुआ जिला था, लेकिन आज उस जिले को अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिला अगर राजस्थान में कहीं शिक्षित है तो उस एक जिले के अंदर दिखाई देती है। आज सेना के अंदर जाने वाली महिलाएं अगर किसी एक जिले की हैं तो उस जिले की दिखाई देती हैं। आज उस जिले से सबसे ज्यादा महिला स्पोर्ट्समैन बन करके जा रही हैं तो अकेले एक जिले से दिखाई देती है, उसी के पास में लगा हुआ हरियाणा है। आप देखिए कितनी महिला खिलाड़ी आज वहां से तैयार हो रही है। यानी किसी एक प्रदेश में किसी एक जिले ने शुरुआत की होगी शिक्षा देने का काम, हर जगह पर महिलाओं को अवसर मिला तो महिला ने भी अपनी कुशलता वहां पर दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई। समाज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, या हमारा राजनीतिक क्षेत्र भी हो, सभी में आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ करके काम कर रही हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं का एक ठीक प्रकार से सहभाग हर प्रकार की सामाजिक गतिविधि में हो। अगर महिलाओं का सामाजिक गतिविधियों में सहभाग बढ़ेगा, महिलाओं की सक्रियता बढ़ेगी, महिलाओं को समान रूप से अवसर मिलेगा, तो महिला भी आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकती है, दे रही है। मुझे लगता है अभी और आवश्यकता है कि उनकी सक्रियता बढ़े, क्योंकि हम सब महिला होने के नाते परिवार का दायित्व भी हमारे पास में रहता है। गृहिणी के नाते, माँ के नाते, बहन के नाते, भाभी के नाते, कई प्रकार की परिवार में हमारी भूमिका रहती है। परिवार में सबकी चिंता करने का दायित्व भी हमारा रहता है। उसके साथ साथ संगठन का भी काम हमारे जिम्मे है, तो वो भी हम करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि आप सबके जिम्मे इतने काम होते हुए भी एक सक्रिय होकर के आप सभी
कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में और महिलाओं की सक्रियता अगर बढ़ती है तो जिस प्रकार का एक भारत हम बनाना चाहते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत, एक भविष्य का मजबूत भारत, एक समर्थ भारत जिसमें आगे बढ़ेगा यह भारत, तो उसमें महिलाओं की भी भूमिका उतनी ही होगी। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज में हम सब गर्व करते हैं, कल्पना चावला पे भी गर्व करते हैं, किरण बेदी पर भी गर्व करते हैं, साइना नेहवाल पर भी गर्व करते हैं। आज भारत में कोई एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बनती है तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भी बनती है, मुख्यमंत्री भी बन रही है, सरकार में मंत्री भी बन रही है, आज प्रशासनिक अफसर बन रही है, आईएएस आईपीएस भी बन रही है, यहाँ तक कि विमान उड़ाने का काम भी करती है तो ट्रेन चलाने का काम भी कर रही है। यानी हर काम, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पुरुषों का ही केवल अधिकार था, ये काम तो केवल पुरुष ही कर सकता है, लेकिन महिलाओं ने उस चुनौती को भी स्वीकार करके उन सारे क्षेत्रों में जाकर अपनी काबिलियत को करके दिखाया गया। नहीं, यह काम महिला भी कर सकती है और महिलाओं ने करके दिखाया है, और भारत की महिला में यह ताकत है, क्योंकि हम सब परिवार में रहने के कारण से हमारी एक अलग प्रकार की संवेदनाएं भी होती हैं, हमारी सहनशीलता भी होती है, सबको साथ लेकर चलने का हमारा मन भी होता है। उस दृष्टि से एक अवसर मिलने की बात है, और मैं देखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश की सभी महिलाओं को सभी क्षेत्रों में एक अवसर भी मिलने लगा है, महिलाएं आगे भी बढ़ने लगी हैं। तो आप सबका भी इस आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक सक्रिय योगदान रहे। हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़े, सामाजिक गतिविधियों में उनको जोड़ेंगे, धार्मिक गतिविधियों में उनको जोड़ेंगे, तो ऐसी एक बहुत बड़ी महिलाओं की ताकत आज हमारे इस देश में है। केवल उनको सक्रिय करने की आवश्यकता के निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप में से किसी को कोई बात पूछनी है, कोई सुझाव देना है, तो अभी हमारा 10 मिनट का समय इस चर्चा के लिए है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। तो अपना हाथ उठाएंगे तो संचालक महोदय आपका माइक खोलेंगे तो आपकी बात मुझ तक आ जाएगी। यहीं से खोल दीजिए आप, वो नहीं खोल पाएंगे। इधर राइट में ऋचा भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्रणाम भाई साहब आपको मेरा, और हमारी अध्यक्षा जी, क्षेत्रीय अध्यक्षा जी, महानगर अध्यक्षा जी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। भैया मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि जैसे हम आज बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में तो जाते ही हैं कोरोना पेशेंट्स, जब बात आती है कि हम उनको घर में क्वारंटाइन कर दें, अभी इस तरह से कई बार आया है कि घर में क्वारंटाइन करें, तो क्या कोई एक इस तरह की ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हो सकती है कि जब वो घर में क्वारंटाइन हो तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का तो बताया ही जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे कुछ लोग HCQ जो है वो लेने की मतलब आपस में सलाह करते हैं, मतलब डॉक्टर्स की तरफ से इस तरह का कोई वो नहीं आया है। तो अगर ये लेते हैं, ये जैसा कि जानते हैं मलेरिया की टेबलेट है और नुकसान भी कर जाती है कई बार, तो इस तरह का कोई एक ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की जाए जिससे कि लोगों को सही जानकारी मिले। बहन जी, होम क्वारंटीन का अर्थ यही है, क्योंकि इसकी कोई दवा अभी नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, गूगल वटी खाइए, यही इसका हमारा जो घरेलू इलाज है वही हमको करना है। क्वारंटीन का अर्थ है कि आप परिवार से अलग रहें, वही एक सबका बचाव है। बाकी इसके लिए कोई अभी उपचार क्वारंटीन में रहते हुए नहीं करना है। आप आयुष विभाग का जो गाइडलाइन है वो हम देख सकते हैं, तो उसमें ज्यादा हमको लाभ होगा। धन्यवाद रंजन जी। धन्यवाद। प्रियंका पांडे जी, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ, अपना माइक खोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, अंजू दीदी को नमस्कार, आशा दीदी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। भाई साहब मैं ये कहना मैं भाई साहब ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग बहुत लोग को अभी देख रहे हैं कि जैसे कि कोरोना हुआ है ही ले जाते हैं, बोल रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन होके आप रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको कैसे सुझाव दे, क्या दे उनको? जो व्यक्ति क्वारंटाइन है उसको क्वारंटीन में ही रहना है और हमको नहीं मिलना है। और जो मैंने कहा कि आयुष विभाग का ही जो गाइडलाइन है वो पालन करना है। सोनिया स्वरूप जी, सोनिया जी अपना माइक खोलिए। हाँ मैं देख रहा हूँ सबको धीरे धीरे, जिनका हाथ खड़ा है मैं एक
अनम्यूट करता हूँ, बोलिए भाई सोनिया जी। साहब प्रणाम, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, टाइम कम है, सभी को प्रणाम करती हूँ। भाई साहब मैंने इस टाइम पे आपको जैसे पता है, सबको पता है कि लोगों के लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुके हैं छोटे छोटे कस्बों में, जिलों में। तो मैंने कुछ ट्विटर के माध्यम से कुछ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में ट्विटर पे एक मैसेज किया था कि जो भी छोटे छोटे घरों में महिलाएं उद्योग करती हैं वो मेरे साथ जुड़ें, और जो भी बनाती हैं वो घर में, मैं शहरों में जितना हो सकेगा उसको प्रमोट करूंगी। तो मेरे साथ बहुत सारी, कम से कम 150 से 170 महिलाएं मेरे साथ जुड़ गई हैं। सर मैं आपके से कुछ मदद चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से इन लोगों का काम आगे बढ़ा सकती हूँ। हाँ, अभी तो थोड़ा बहन जी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब बातें रखते हुए थोड़ा मुझे लगता है अभी इंतजार करना चाहिए। और अभी जो हम टेलीफोनिक ऑनलाइन जो मदद कर सकते हैं अभी करना चाहिए। अभी फील्ड में जाकर के करने की शायद ज्यादा आवश्यकता भी है। ये लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं तो खाली अपने आप। प्रीति वार्ष्णेय जी, प्रीति जी अपना माइक खोलिए। आपका माइक बंद है। प्रणाम भाई साहब। नमस्ते, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं मेरी एक फैक्ट्री थी नोएडा में, और मैं महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में मैं वर्क कराती थी। लेकिन किसी कारणवश मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, तो मैंने प्रीति चंद्रा दीदी से संपर्क किया। लेकिन मैं साथ में एक एनजीओ और अपना समाज सेवा भी चला रही हूँ, जिसमें हमने राशन और मास्क बांटे थे। जब हम मास्क बांट रहे थे तो पता चला कि महिलाएं जो सैनिटरी पैड आयुष्मान योजना के तहत मोदी जी ने दिया था महिलाओं को 2 रुपए में जो उपलब्ध होता था, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो हमने कुछ दीदी से लिया, प्रीति दीदी से लिया, लेकिन वो उतना नहीं हम प्रोवाइड कर पा रही हैं, बट महिलाएं काफी मांगती हैं। तो कृपया वो सस्ते वाले जो सैनिटरी पैड हैं वो उपलब्ध कराने के लिए आप कुछ हमारे लिए दीजिए, ताकि हम अपनी महिलाओं को उनकी डिमांड पूरी कर पाए। धन्यवाद बहन जी। भक्ति सिंह जी अपना माइक खोलिए आप। नमस्कार, आदरणीय उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं सुमति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर हूँ और मेरा एक आपसे निवेदन है कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे और हमारे बच्चों को कोरोना ना हो, इसके बारे में कृपया हम माताओं का मार्गदर्शन करें। और एक बात और, जिस प्रकार से मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ रही है उसके लिए सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद बहन जी। अभी तक जो मुझे जानकारी है कि स्कूलों के खुलने की संभावनाएं ये जुलाई महीने में ही है, तो 15 जुलाई के बाद स्कूल खुलेंगे और उस समय गाइडलाइन जारी होगी कि किस प्रकार से स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग से चलेंगे, क्योंकि बच्चों को इसका ज्यादा प्रभाव होने का खतरा रहता है। तो खुलेंगे लेकिन सरकारी गाइडलाइन होगी, लेकिन जुलाई महीने में खुलेंगे ये पक्का है। अनिला सिंह जी, अनिला सिंह। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। मोदी नगर से हूँ और आपके आदेश से अभिलेख संकलन योजना का जिला संयोजक बनाया है, तो इसी के बारे में कुछ आपसे निर्देश चाहती हूँ कि और किस प्रकार से आगे इसमें कार्य हो। यद्यपि मैं लोगों से संपर्क कर रही हूँ और कुछ मैंने मेल से भेजा भी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। ये अभिलेख संकलन यानी भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जब से जनसंघ बना है, बीजेपी बनी है, उस समय के कुछ फोटो प्रस्ताव हमारे कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं के पास रखे होंगे। तो बीजेपी अपने संगठन का सभी इतिहास एक जगह संकलन करके उसको रखा जाए। तो आपके मोदी नगर में भी सीनियर लोग होंगे, उस जमाने के उनके पास कुछ पुरानी फोटोज होंगी, बीजेपी के पत्र होंगे, दीनदयाल जी ने किसी को पत्र लिखा होगा, हो सकता है उनके पास रखा होगा, तो प्रस्ताव उस समय जनसंघ ने पारित किए होंगे। तो ऐसे सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना और अभी आज तक की बीजेपी के सारी जानकारियों को लेना, वो आपका काम है। तो यहाँ पर पूरी टीम उसको काम कर रही है। तो कांता भटनागर जी, आपका माइक खोलिए बहन जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये 3 महीने से कोरोना हो रहा है, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि जैसे कि जो बच्चे जो है जॉब करते हैं उनकी जो है लोग कोई सैलरी नहीं काटेगा, लेकिन किसी कंपनी वाले लोग सैलरी काट रहे हैं।
तो उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है और घर कैसे चलाएं? मतलब गरीबों का तो हो जा रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए कैसे होगा? नहीं, ये तो सही है। बहुत कहना है हाँ जी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि उनका भी बिजनेस 3 महीने बंद रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सैलरी दी जाए, सबकी चिंता की जाए, और कई कंपनी वाले दे भी रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा है वो भी एक वास्तविक सत्य है, तो जरा उसकी जानकारी लेते हैं। अभी रानू सिंह जी हैं, रानू सिंह चंदेला जी, अपना माइक खोलिए। अब रानू जी, आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रीता सिंह जी हैं, रीता सिंह जी अपना माइक खोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जैसे एक कोरोना पेशेंट हुआ तो पूरा पूरा टावर सील कर दे रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम में तो बहुत दिक्कत है भाई साहब, इसके लिए थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, बड़ा निवेदन है। धन्यवाद बहन जी। कहाँ गए? हो गया, मुझे लगता है सब लोगों ने जो अपनी बात, कुछ सुझाव मुझ तक पहुंचाने थे आ गए हैं। अच्छा, सिद्धि प्रधान, हाँ सिद्धि जी बोलिए। भाई साहब प्रणाम। नमस्ते भाई साहब, अभी मैं हमारे उत्तर प्रदेश में तो आप सबके आशीर्वाद से सब कहीं सही चल रहा है, बट अभी हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। मेरे जिया जी हैं, ग्वालियर में बिलोंग करते हैं, हम लोग ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, बट उनके पूरा परिवार दिल्ली में रहता था, लक्ष्मी नगर में। तो उनके ताऊजी थे, उनको ताऊजी को 5 दिन पहले मतलब 1 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो उनको एडमिट करने के लिए ले गए, तो दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद 2 तारीख को उनके घर पे ही दम टूट गई, उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद फिर भी परिवार के लोगों ने उनको बोला कि चलो एक बार दिखा लेते हैं, कहीं कुछ हो तो। उनको दिखाने गए तो उनकी अंतिम उनको बॉडी दे दी गई और घर वापस भेज दिया गया। उसके बाद 24 घंटे बाद उनकी बेटे की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जब उनके अंतिम संस्कार किया गया उसके 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे बाद रिपोर्ट, ये तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि इस समय नहीं वैसे मेरा छोटा सा निवेदन बस इतना सा था कि क्या हम दिल्ली की सरकार को कोई लगाम नहीं कर सकते, कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिससे। बारे में इतना ही कहना है कि हम थोड़ा दिल्ली ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है सब लोग, क्योंकि वास्तव में दिल्ली में ज्यादा इस समय ज्यादा बीमारी फैल रही है। और ऐसी जो आपने कहा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि इस समय जिसकी भी कोई बीमार हो रहा है, एक ही दिन में 2 लोगों की डेथ हो गई भाई साहब। थोड़ी व्यवस्था भी दिल्ली की चरमराई हुई है, थोड़ा दबाव ज्यादा है उनके ऊपर। जी भाई साहब। चलिए नमस्ते। मुझे लगता है कि अभी लास्ट में ऋचा भदौरिया जी कुछ कहना चाह रही थी, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलिए। आपका माइक खोलिए, आपका माइक नहीं खुला है। सोनिया जी आपका माइक खुले तो आप बोलिए। आप सोनिया स्वरूप जी। भाई साहब, हमने बहुत सालों से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार आपको इतना करीब से इतने अच्छे से सुना है, कितने प्रोग्राम्स आपके देखे, बट आज तक इतना अच्छे से हम कभी नहीं आपको सुन पाए, कभी आपसे अपनी बात इतने पास से इतने करीब से कभी नहीं पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है कार्यक्रम का, लेकिन अच्छा नेहा जी ने भी हाथ उठा रखा। नेहा जैन जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ और तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वास्तव में बहुत नजदीक से आपको आज हम देख पाए और आपकी बातें हम बहुत अच्छी तरह से सुन पाए, हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार भाई साहब। अर्चना सिंह जी हैं। अर्चना जी अपना माइक खोलिए। ठाकुर अर्चना सिंह। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी भाई साहब, मुझे अभी पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा निगम पार्षद का दायित्व दिया गया है। और भाई साहब मेरे 2 सवाल हैं। एक तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो मिनिमम है वो दिया जाए, लेकिन जानबूझ के कहीं ना कहीं बिजली का बिल डबल ट्रिपल भेजा जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। और दूसरी बात भाई साहब, जो हमारी राशन किट आई थी वो प्रॉपर लोगों तक यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं बांटा गया, नहीं दिया गया, तो वो जहाँ पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है।
ठीक, धन्यवाद बहन जी। संज्ञान ले भाई साहब इस विषय पे। कविता सिरोही जी कुछ कहना चाह रही हैं। कविता जी अपना माइक खोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सभी को नमस्कार। भाई साहब मैं ये कहना चाह रही थी, पहले तो स्कूल की क्लासेस चल रही थी, अब वो बंद हो चुकी है, वहाँ से समर वेकेशन डिक्लेयर हो गया। और बाकी तो जैसा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सभी की मदद करें समाज में, वो तो सब चल ही रहा है, परंतु कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी टारगेट बच्चों को दे दिया ऑक्यूपाइड हो जाते। पहले क्लासेस में भी बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे थे, मेरी खुद की 2 बेटियां हैं और उन्हें अभी तो मैंने ऑक्यूपाइड किया है प्लांटेशन में और अपनी तरफ से थोड़े से और ऐसे ही वाले काम दिए हैं जिसमें वो बिजी हो जाएं। छोटे बच्चे घर पे हैं, उनके पास कुछ भी करने को नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट या कहीं बिजी, ऐसा कुछ प्रदेश से अगर ऑर्डर हो जो स्कूल कुछ आगे ऐसा कुछ दे सके जिसमें बच्चे ऑक्यूपाइड हो जाए घर पे रहते हुए, क्योंकि अभी ना ट्यूशन जा सकते हैं ना स्कूल। जी जी अच्छा सुझाव है आपका। हेमलता चौधरी जी, बहन जी अपना माइक खोलिए। हेमलता जी। उनका माइक चालू नहीं हो रहा है। वैशाली अस्थाना जी। हेलो भाई साहब प्रणाम जी। हेमलता जी पहले आप बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ भाई साहब प्रणाम। मैं सभी बहनों की तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हमारे हर मंडल में कुछ कार्य ऐसा हो कि जो हम बहनों के माध्यम से कुछ बहनों को करा सके, जो वो हमारे से जुड़ सके। ठीक है, योजना बनाते हैं बहन जी, अच्छा सुझाव है आपका कि अलग से कुछ विचार किया जाए हर मंडल के लिए ना। हाँ, हर मंडल में अगर हम कुछ बहनों को कार्य कराएंगे तो वो हमसे जुड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा और उनकी अर्निंग होगी तो उससे उनका पालन पोषण करने में भी कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद बहन जी। वैशाली अस्थाना जी अपना माइक खोलिए। मुझे लगता है बस 1-2 ज्यादा और ले पाएंगे, फिर हम थोड़ा समय हो रहा है। आपका माइक चालू नहीं है। हाँ आप बोलिए। नमस्कार भाई साहब, आपको मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम रूबरू। और मेरा नाम वैशाली अस्थाना है और मैं गाजियाबाद में अपने घर में डांस एकेडमी चलाती हूँ, वैशाली डांस एकेडमी। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि मैं बच्चों को किस तरह से डांस सिखा सकती हूँ क्वारंटाइन के रहते। अभी तो जून तक कोई शायद परमिशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जून तक अभी शायद थोड़ी पाबंदी रहेगी। जुलाई में जब स्कूल वगैरह शुरू होंगे तभी ये सब चीजें शुरू हो पाएंगी। मुझे लगता है कि सबके आ गए होंगे। अच्छा, संजू यादव जी हैं। संजू यादव जी अपना माइक खोलिए और फिर लास्ट में सोनिका नेगी जी का मैं प्रश्न लेता हूँ, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं इस ग्रुप से मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। मेरा सिर्फ ये सवाल था सबकी तरफ से, ये है कि जैसे जिनके मतलब जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, ये सारा मतलब रास्ता खुल गए हैं, तो जैसे गाजियाबाद में जो रहने वाले हैं उनका ऑफिस अगर दिल्ली में है तो दिल्ली बंद है, ऊपर से जो सीनियर डिपार्टमेंट के जैसे बॉस हैं ये सब तो फोर्स करते ही आने के लिए, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अभी तो थोड़ा और दिल्ली बंद रहेगा बहन जी, अभी दिल्ली की ज्यादा खुलने की संभावना नहीं है। मैं भी थोड़ा कार्यक्रम के अंत में चर्चा करने वाला हूँ, थोड़ा विषय रखूंगा। अच्छा। और लास्ट में सोनिका नेगी जी। हाँ सोनिका जी बोलिए आप। लास्ट में है, राइट में। आपकी आवाज नहीं आ रही ऊपर। हाँ आपका शायद आवाज अभी माइक में कुछ प्रॉब्लम है। नमस्कार, आवाज आ रही भाई साहब? आ रही है। हाँ भाई साहब, मेरा ये प्रश्न भी है और सुझाव भी है कि जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में सैलरी नहीं दे रहे हैं, स्कूल के लोग सैलरी मांग रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइन ऐसी की जाए जिसमें स्कूल के फीस कम हो बच्चों की और गाजियाबाद में कोई एक अच्छा सरकारी स्कूल खोला जाए। धन्यवाद बहन जी। मुझे लगता है कि आप सबके काफी सुझाव आए हैं और जिनके सुझाव रहे हो बाद में आप जो आपके साथ जुड़े हैं पदाधिकारी या अंजू वारियार जी या महानगर जिला अध्यक्ष को अगर देंगे तो उनके माध्यम से हमारे पास आएंगे। अंत में केवल मुझे इतना ही कहना है कि कोरोना की लड़ाई अभी रुकी नहीं है, इसका अभी पीक आना बाकी है। अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दिनों से भारत में पर डे 7,000, 8,000, 10,000 संख्या बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कोरोना बढ़ेगा। इसलिए हम सब के लिए कुछ बातें आवश्यक है। लॉकडाउन में हमने सख्ती से पालन किया, जब घर पर रहे
तो हमने पालन किया। अब जब लॉकडाउन हट गया तो थोड़ा हम भी सब रिलैक्स हो गए। तो ऐसा रिलैक्स ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा ज्यादा पालन करते हुए, कठोरता से पालन करते हुए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, उसका आग्रह हम हमेशा रखें। चाहे बाजार जाएं, चाहे शॉपिंग करने के लिए जाएं, चाहे हम किसी काम से जाएं, तो थोड़ा एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे। बिना मास्क लगाए हुए हम ना निकलें। हो सकता है कि हमको कई बार लगे मास्क लगाएंगे तो होगा, तो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मास्क भी महिलाओं के लिए बाजार में आ गए हैं। तो आप सब बिना मास्क के कोई घर से ना निकले, इसलिए मास्क लगा करके ही जाना है। और तीसरा, अपने आप को समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये 3 आदत घर में भी सबकी बनाए रखें, आपकी भी बनी रहे। जहां हम जाएं, इन तीनों बातों का आग्रह करेंगे तो हम कोरोना से लड़ाई लड़ पाएंगे। और ये जो बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में आंकड़ा बढ़ेगा, ये पैनिक बढ़ने वाला है। भारत में संख्या 2 लाख, 2.25 लाख, आप देखेंगे आने वाले 15 दिन के अंदर ही ये संख्या बहुत बड़ी क्रॉस कर जाएगी। तो इसलिए कुछ कठोरता अब नहीं रहेगी, लेकिन ये कठोरता हम स्वयं को अपने लिए करनी पड़ेगी, जिससे हम भी सुरक्षित रहें, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आगे के संचालक अपना इसको प्रारंभ करें। अंजू जी या आरती जी अंत में। अंजू जी का खोल दो ऊपर। अंजू जी अपना माइक खोलिए। अंजू जी कुछ कहना चाह रही है। अंजू वारियर जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद में भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत सुंदर सरल शब्दों में हमारी बहनों को अपनी उपलब्धियाँ बताई और मैं इसी तरह आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ। आप जिस तरह हम महिला मोर्चा में ऊर्जा का संचार करते हैं भाई साहब, मैं आपके संबोधन को देखकर सभी बहनें पहली बार आपसे रूबरू हुई हैं। इसके लिए मैं डिजिटल इंडिया मोदी जी के सपने को साकार हुआ है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग इस तरह आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और हमारी बहनों को ऐसे ही संबोधित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दिनेश जी बहुत बहुत नमस्कार। आरती